प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सिंथेसिस के सेकंड जो वीडियो था उसके बाद थर्ड वीडियोज आपके सामने लेके आए हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। यानी पिछले जो दो वीडियो हमने डाले हैं, दोनों वीडियो में हमने ये देखा था कि किस प्रकार एक दो सिंपल या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आज हमको सीखना है सिंथेसिस कौन सा करना है। उसके संदर्भ में थोड़ा मैं बता दूं मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है टू कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि आज हम सीखने वाले हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम किस प्रकार एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स हमने फॉलो किए थे, उसी तरह आज भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले से ये तैयार कर रखा है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, बट कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो उससे अलग होता है। तो जो अपना कंपाउंड सेंटेंस है इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होता है वो मैंने लिखा है हैविंग टू सब्जेक्ट। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस वो कहलाएगा जिसमें दो सब्जेक्ट होंगे एंड टू फाइनाइट वर्ब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंपाउंड सेंटेंस में हमको दो सब्जेक्ट रखने होंगे और दो फाइनाइट वर्ब रखनी होगी। बल्कि सिंपल में हम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रख रहे थे। और मे बी मोर देन, यानी मैंने कहा है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब का होना तो मोस्ट नेसेसरी होता है, बट उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट इससे कम नहीं हो सकता। तो चलिए वो तो हम जान ही गए कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो हमें क्या करना है। हमको इस प्रकार वाक्यों को जोड़ना है कि उस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट मिलने चाहिए और उस सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब मिलनी चाहिए। तो ये है आपके सामने जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो कंपाउंड सेंटेंस। मैं समझाना चाहूंगा थोड़ा सा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस में हमको दो सेंटेंस मिलते हैं जिनको नाम देते हैं अपन क्लॉज। यानी कि एक क्लॉज ये हो गया राम इज ए टीचर। दोनों क्लॉज को एक कंजक्शन से अपन जोड़ेंगे और फिर हमको एक मिलेगा क्लॉज। तो जो कंपाउंड सेंटेंस है उनमें हमको दो सेंटेंस मिलेंगे। दोनों सेंटेंस को एक हमको कंजक्शन से जोड़ना है और उस कंजक्शन का नाम होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आप कहेंगे सर कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन होता है जो दो समान रैंक के वाक्यों को जोड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन है विच कंबाइन टू इक्वल रैंक सेंटेंस, जो दो समान रैंक के वाक्यों को जोड़ता है। अब आप कहेंगे सर समान रैंक क्या हुआ। समान रैंक का मतलब है कि हमको एक ऐसा कंजक्शन यूज लेना है जो कंजक्शन ऐसे दो वाक्यों को जोड़ेगा जिनमें दोनों वाक्य प्रधान हो, दोनों वाक्य एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो। तो ये जो सेंटेंस देखिए राम इज ए टीचर, अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस को यहाँ से छोड़ दूं तो उस सेंटेंस का इस पे कोई प्रभाव नहीं है, ये अपना अर्थ पूरा कर लेता है कि राम एक क्या है, टीचर है। अगर मैं इधर वाला सेंटेंस छोड़ दूं शीला इज ए डॉक्टर, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है। ये कह रहा है कि शीला एक क्या है, डॉक्टर है। वो जो चीज थी ना कि भी किस प्रकार डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है, वो एक सेंटेंस लेके आके आपको और मैं बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस में तो एक ही वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब मिलनी जरूरी है। और कंपाउंड सेंटेंस में दोनों वाक्य इस प्रकार होते हैं कि दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। कोई भी वाक्य अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य पे डिपेंड नहीं करता। और इस प्रकार के दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला जो अपना कंजक्शन होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये जो क्लॉज है तो अपन कह सकते हैं मेन क्लॉज का दूसरा नाम हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज,
और तीसरा नाम हम दे सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये सेम ही नाम इस क्लॉज के होंगे, क्योंकि मैंने ये कहा है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें जो दोनों क्लॉज होते हैं, दोनों के दोनों क्लॉज मेन क्लॉज होते हैं, यानी अपने आप में पूरा इनका अर्थ होता है। इनको प्रिंसिपल क्लॉज के नाम भी जाना जाता है और इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, यानी जो स्वतंत्र वाक्य है, दूसरे पे क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर वो समझाया है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस में हमको दो क्लॉज मिलते हैं। सपोज दैट एक क्लॉज अपना ये हो गया और एक क्लॉज अपना ये हो गया, यानी कि पहला क्लॉज है राम इज ए टीचर और सेकंड है शीला इज ए डॉक्टर। और दोनों क्लॉज को हमें एक कंजक्शन से जोड़ना होगा और उस कंजक्शन को अपन कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपके दिमाग में उठता होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो दो समान रैंक के वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है, जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है। ये स्वतंत्र और स्वतंत्र नहीं होना, ये भी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर करूंगा, रुकते रहिए आप। फिर अपन अगर इस सेंटेंस को देखें तो हमारे पास सेंटेंस दो है। हमको एक तो फाइनाइट वर्ब मिल गई इज और एक फाइनाइट वर्ब इसमें भी क्या है, इज है, यानी कि दो हमारे पास फाइनाइट वर्ब है और दो ही हमारे पास सब्जेक्ट है, राम और शीला। इट मीन्स इस वाक्य को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस की सभी विशेषताओं को ये जो सेंटेंस है वो पूरा कर रहा है। यहाँ तक अगर कोई पूछना चाहे कि भाई ये क्या है तो आप कहेंगे ये क्लोज है। अगर आपको इतना कोई पूछना चाहिए कि ये क्या है, क्लोज है। अगर कोई इतना पूछना चाहे कि ये क्या है तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर हमको पूरा ये पूछ लिया जाए कि ये जो पूरा सेंटेंस है इस सेंटेंस को क्या कहें, तो इस सेंटेंस का नाम हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट थोड़ा मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। देखिए मैंने दो सेंटेंस रखे हैं। पहला सेंटेंस कहता है शी इज रीडिंग, यानी कोई लड़की है जो पढ़ने का काम कर रही है। बीच में मैंने कंजक्शन डाल दिया। फिर मैंने कहा मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन नाम का कोई लड़का है जो गीत गाने का काम कर रहा है। यानी कि मैं ये यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो इक्वल रैंक के सेंटेंस क्या होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट वाक्य क्या होते हैं। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस कहता है कि मेरे को दो सेंटेंस चाहिए, दोनों सेंटेंस स्वतंत्र होनी चाहिए और दोनों को अपने कंजक्शन से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और मेरे पास दो फाइनाइट वर्ब और दो सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी मैं कंपाउंड सेंटेंस कहलाऊंगा। इस सेंटेंस को अपन देखें तो शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, और मोहन है वो गीत गा रहा है। आप उसको एक बार भूलकर इस वाक्य की तरफ आइए। ये वाक्य कह रहा है ही कांट कम टू स्कूल। ये जो ही नाम का लड़का जो है, रोहन है, मोहन है, सोहन है, जो भी, वो स्कूल नहीं आ सकता। सेकंड कहता है बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। अब इन दोनों सेंटेंस को अपन देखें ना, तो इन दोनों सेंटेंस को हमने एक कंजक्शन से जोड़ा, उसका नाम है बिकॉज। इन दोनों सेंटेंस को एक कंजक्शन से जोड़ा, उसका नाम है और। अब दोनों सेंटेंस में क्या आप अंतर कर पा रहे हैं? ये सेंटेंस है ना, ये अपने आप में पूर्ण है, ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इसका अगर इधर वाला पूरा सेंटेंस छोड़ दूं तो इसका अर्थ निकल रहा है कि वह विद्यालय नहीं आ सकता। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं कि यहां तक छोड़ दूं, इतना ही बोल दूं ही इज इल, तो वह बीमार है। क्या बीमार? उसका मतलब पूरा सेंस नहीं निकला। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस है इसमें दोनों प्रधान वाक्य नहीं है, इसमें एक तो मेन क्लॉज है और एक इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है वो वाक्य जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य पर क्या करे, डिपेंड करे। जैसे देखिए ही कांट कम टू स्कूल, अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, मेन क्लॉज है कि भी विद्यालय नहीं आ सकता। बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वे बीमार है। उस वाक्य के साथ इसको तब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक ये अपना अर्थ पूरा नहीं दे सकता। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। यह स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। मैं अभी कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अंतर करना सिखा रहा हूं कि जो अपना कंपाउंड सेंटेंस होता है इसमें दोनों क्लॉज होते हैं ना, वो मेन क्लॉज होते हैं, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं करते। वो भी मेन क्लॉज है और ये भी मेन क्लॉज है, दोनों का अर्थ अपने आप में पूरा है। जिस प्रकार इसमें दो क्लॉज है ना,
इसमें इस क्लोज का सेंस तो अपने आप में पूरा है, इट इज कंप्लीट इन सेंस इन इटसेल्फ, ये स्वयं अपने अर्थ में पूर्ण है। बट ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए इस सेंटेंस पे क्लोज पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में तो वो दो क्लोज होते हैं जो दोनों क्या होते हैं, अपने आप में पूरा अर्थ लिए हुए होते हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे ये कंपाउंड सेंटेंस है? हाँ, ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये सी इज रीडिंग अपने पूरा अर्थ है इस क्लोज का, मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन गीत गाने का काम कर रहा है, इसका भी पूरा है। और बीच में हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दोनों क्लोज को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस सेंटेंस में देखिए सिंगिंग, रीडिंग, दो फाइनाइट वर्ब हो गई, मोहन और सी दो हो गई सब्जेक्ट। और कंपाउंड सेंटेंस की यही तो विशेषता होती है कि कंपाउंड सेंटेंस में हमको दो फाइनाइट वर्ब मिलनी मैंडेटरी है, निश्चित मिलनी चाहिए, नेसेसरली मिलनी चाहिए, और दो सब्जेक्ट मिलने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों जो क्लोज मिले वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होने चाहिए, और दोनों क्लोज का अपना स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। कोई भी क्लोज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए रैंक में, किसी की रैंक कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। चलिए अब हम उन रूल्स का अध्ययन करेंगे जो रूल ये बताएंगे कि कौन कौन से कंजक्शन का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कंजक्शन का प्रयोग करना आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। मैंने लिखा है सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस को मिलाना, बनाना, सिंथेसाइज करना। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग, प्रयोग करके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जितने भी संख्या में हैं सबके सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उससे बनने वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा ही कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो बच्चों इतना याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं होता है तो ये जितने भी मैंने कंजक्शन लिख रखे हैं इन कंजक्शन से बनने वाला सेंटेंस हमेशा ही कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब आप कहोगे कि सर कंजक्शन तो संख्या में बहुत है, कंजक्शन तो संख्या में बहुत हैं, हम कौन कौन से कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उनको चार भागों में बांटा जाता है, उन चारों भागों को मैं आपके सामने नाम लिखा है मैंने। सबसे पहले मैंने कहा है कुमुलेटिव कंजक्शन। आप कहोगे सर कुमुलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, इसका बखान मैंने नेक्स्ट पेज में किया है, मैं बताऊंगा क्या होता है। कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को चार भागों में डिवाइड किया है। पहला है कुमुलेटिव कंजक्शन, इसमें एक तो होता है एंड, एक होता है एज वेल एज, एक होता है बोथ एंड, एक होता है नोट ओनली बट आल्सो। अब आप कहेंगे सर कि इनमें अलग अलग अंतर कैसे करें, वो अंतर भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार करना है। फिलहाल तो मैंने ये बताया है कि इतने वो कंजक्शन हैं जिनका प्रयोग कर हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, और उन कंजक्शंस को अपनी अपनी रैंक के आधार पर, समान अर्थ के आधार पर, समान प्रयोग के आधार पर, समान यूज के आधार पर मैंने चार भागों में बांट रखा है। पहला है कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन होता है एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो। फिलहाल इतने देखने की कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं। नेक्स्ट नाम दिया है मैंने अल्टरनेटिव कंजक्शन, और अल्टरनेटिव कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का एक भाग है। उसमें एक तो कंजक्शन आता है आइदर और, एक आता है नाइदर नोर या नीदर नोर, एक आता है और एक आता है अदरवाइज। यानी बच्चों 1 2 3 4 ये चार कंजक्शन किसके पार्ट हैं, अल्टरनेटिव के। और कम्युलेटिव में 1 2 3 4 पार्ट है वो कम्युलेटिव के हैं। एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का भाग होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। आप कहोगी एडवर्सेटिव क्या होता है, नेक्स्ट पेज में बताऊंगा क्या होता है, एक एक को बारी बारी से मैंने लिया है। एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है बट, यट, टिल, वेरेज, यानी कि चार कंजक्शन है, इनको अपन एडवर्सेटिव में इंक्लूड करते हैं। और लास्ट जो कंजक्शन का प्रकार बचा है वो कंजक्शन का प्रकार है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन में 4 आते हैं, पहला आता है फॉर, दूसरा आता है देयरफॉर, तीसरा आता है सो, और चौथा आता है हेंस। इन सभी का अर्थ होता है इसलिए, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इन कंजक्शन का प्रयोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए, कंबाइन करने के लिए किया जाता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, कम्युलेटिव,
अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। ये तो मैंने बताई सिर्फ 4 प्रकार। चलिए प्रत्येक प्रकार को अलग अलग से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार और कौन से स्टेटमेंट को और कौन से कंजक्शन से हम जोड़ें। तो नेक्स्ट पेज की तरफ अपन बढ़ते हैं। पहला प्रकार लिया है मैंने कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक भाग है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक भाग है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हमेशा ही कंपाउंड सेंटेंस की निर्माण करने के लिए किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अपन यूज में लेते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को मैंने आपको बताया 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग कौन सा है? कम्युलेटिव कंजक्शन। अब आप कहोगे कि सर हमने ये तो देख लिया था कि कम्युलेटिव कंजक्शन संख्या में ये होते हैं एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, लेकिन इनका यूज कब करें? इनका यूज कब करें? कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज हम तब करेंगे जब हमको 2 तथ्य दिए गए हो, दोनों एक दूसरे से कोई इंटर रिलेटेड नहीं हो, यानी न तो एक दूसरे का कोई विरोध कर रहे हो, न एक एक्शन दूसरे का कोई परिणाम बता रहा हो, या फिर न कोई एक एक्शन दूसरे एक्शन का यानी कि हमको अल्टरनेटिव दे रहा हो, विकल्प दे रहा हो। सामान्य 2 तथ्य होते हैं। जैसे देखिए ये रहा, राहुल इज ए टीचर, कि राहुल एक टीचर है। शीला इज ए डॉक्टर, और शीला एक क्या है? डॉक्टर है। 2 सिंपल सेंटेंस हैं। मैंने आपको कहा है कि दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आपको एक क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। और 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग तब करते हैं जब हमको ओनली 2 स्टेटमेंट मिलते हैं, दोनों में न कोई विरोधाभास होता है, न एक कथन दूसरे का कोई परिणाम होता है, या न फिर कोई एक दूसरे का विरोधाभास हो। तो ये 2 सामान्य तथ्य हैं। इन सेंटेंस को इनके द्वारा हम जोड़ सकते हैं। देखिए बच्चों, इनको बड़ा इजी है बनाना। इस सेंटेंस का मैं कंपाउंड ऐसे बना सकता हूं, राहुल इज ए टीचर, कि राहुल है वो क्या है? टीचर है। राहुल इज ए टीचर। मैं एंड का यूज कर सकता हूं, राहुल इज ए टीचर एंड शीला इज ए डॉक्टर। यानी कि एंड का प्रयोग करते हुए 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर दिया, राहुल इज ए टीचर एंड शीला इज ए डॉक्टर। और ये जो कंजक्शन है, ये कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और अलग से इसका पार्ट पूछना चाहें तो कम्युलेटिव कंजक्शन के पेयर के अंतर्गत ये आता है। इस सेंटेंस को अपन एज वेल एज से भी जोड़ सकते हैं, एज वेल एज से भी जोड़ सकते हैं। राहुल इज ए टीचर एज वेल एज सीता इज ए डॉक्टर, यानी कि फुल स्टॉप को हटाना है और बीच में इनको रखना है। एक सेंटेंस आपके लिए और लिया मैंने, देखिए मैंने लिखा है रमेश रीड्स इंग्लिश, कि रमेश क्या कर रहा है? अंग्रेजी पढ़ रहा है। ही राइट समथिंग, और वो कुछ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। नहीं, एक ही व्यक्ति के 2 एक्शन दिए गए हैं। इन दोनों एक्शन को जोड़ने के लिए अपन नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं, बोथ एंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए इस सेंटेंस को अपन बोथ एंड से भी जोड़ सकते हैं। रमेश बोथ रीड्स इंग्लिश एंड, ही दोबारा लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिखें तो भी गलत नहीं है और ना लिखें तो भी गलत नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग किसके लिए है? रमेश के लिए हुआ है। रमेश बोथ रीडिंग इंग्लिश एंड रीड्स इंग्लिश एंड राइट्स समथिंग। ये सेंटेंस कह रहा है कि जो रमेश है वो कुछ पढ़ रहा है और कुछ क्या कर रहा है? लिख रहा है। यानी रमेश इंग्लिश पढ़ रहा है और कुछ लिख रहा है। आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये सेंटेंस वो कंपाउंड है? देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें हमको एक सब्जेक्ट मिला, एक वर्ब तो ये मिल गई फाइनाइट वर्ब रीड्स, और एक फाइनाइट वर्ब मिल गई राइट्स। मतलब कितनी फाइनाइट वर्ब होगी? 2 फाइनाइट वर्ब होगी। और हमने बोथ एंड कंजक्शन का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। इट मींस बोथ एंड कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है।
दो कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए, सॉरी दो सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड बनाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही प्रयोग करते हैं। आप कहो कि सर इसमें कर्ता दो दिखाई नहीं दे रहे, हम ही का यूज कर भी सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि करना चाहिए, लेकिन रमेश और ही एक ही थे इसलिए ये हिडन है, मैंने ये छोड़ दिया, अपने आप ही पढ़ा जाएगा कि ही राइट समथिंग, वो कुछ लिख भी रहा है। इसी सेंटेंस में अपन नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो सेंटेंस फिर कैसे बनेगा, रमेश नॉट ओनली, बना ही देता हूं, रमेश नॉट ओनली रीड्स इंग्लिश, रमेश ने की अंग्रेजी पढ़ रहा है, बट आल्सो बल्कि ने की वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, जबकि वो क्या कर रहा है साथ में, बट आल्सो राइट समथिंग, वो कुछ लिख भी रहा है, राइट्स समथिंग, कि ने की रमेश है वो अंग्रेजी पढ़ रहा है जबकि वो कुछ लिख भी रहा है। तो इस प्रकार ऐसे दो तथ्य हैं जो सामान्य तथ्य हों, जिनमें कोई विरोधाभास नहीं हो या एक का परिणाम दूसरा नहीं बता रहा हो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से के लिए कौन से कंजक्शन का यूज किया जाता है। ये जितने भी कंजक्शन लिखे हैं मैंने, बिना किसी डिफरेंस के एक सेंटेंस में सबका यूज किया जा सकता है, और इनके यूज से जो वाक्य बनेगा वो अपना वाक्य होगा कंपाउंड सेंटेंस। एंड का प्रयोग करना है, दो वाक्यों के मिडल में रख दीजिए। एज वेल एज का प्रयोग करना है, दो वाक्यों की मिडिल में रख दीजिए। बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है, तो जो डबल वर्ब है उनको बोथ हैंड से और नॉट ओनली बट आल्सो से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये तो था अपना पहला कम्युलेटिव कंजक्शन। दूसरा मैंने बताया था आपको अल्टरनेटिव कंजक्शन, और अल्टरनेटिव कंजक्शन में एक तो आता है और, एक आता है आइदर और, एक आता है नाइदर नोर, और एक आता है अदरवाइज। याद रखना बच्चों, नाइदर नोर का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। अब ये आपके दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग कौन से दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए करें। तो नाम से पता चल रहा है अल्टरनेटिव, वैकल्पिक, यानी कि हमें दो तथ्य मिलेंगे, यानी कि विकल्प मिलेंगे कि आप या तो या कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि आप या तो लिख सकते हैं या आप यहाँ से जा सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि या आप तो पढ़ सकते हैं या फिर आप सो सकते हैं, तो विकल्प हैं। इस सेंटेंस को देखिए, विकल्प मिलेगा। सेंटेंस कह रहा है रोहन में कम बाई बस, रोहन किसके द्वारा आ सकता है, बस के द्वारा आ सकता है। ही में कम बाई कार, कि वो कार के द्वारा भी आ सकता है, डबल ऑप्शन हुए ना। तो ऐसे ऑप्शन जो विकल्प दर्शाएंगे, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, उन दोनों सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और अल्टरनेटिव कंजक्शन में ये कंजक्शन आते हैं और, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज। अब देखिए इस सेंटेंस को अपन और से भी जोड़ सकते हैं, कैसे, रोहन में कम बाई है बस, और ही में कम बाई है कार। यानी कि मैंने और रख दिया। इस सेंटेंस को ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, रोहन में कम बाई बस और बाई कार, ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन उसमें एक वर्ब हिडन हो जाएगी। और कंपाउंड सेंटेंस ये कहता है कि मैं उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में लेके आऊंगा जिसमें दो वर्ब हो और दो सब्जेक्ट हो। तो इजी वे रखने के लिए बच्चों, ताकि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन जाए, क्योंकि 12वीं क्लास लेवल के जो बच्चे होते हैं उनका थोड़ा ये नए टर्म्स है उनके लिए, तो उनको समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने और को जोड़ा। बल्कि इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकता हूं मैं, रोहन में कम बाई है बस और, रोहन में कम बाई ए बस और बाई ए कार। इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है। इस सेंटेंस में मैं आइदर और का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैंने कहा कि बगैर किसी अंतर के इनका यूज होता है, सिर्फ नाइदर नोर को छोड़कर। नाइदर नोर का प्रयोग नेगेटिव सेंस के लिए होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होगा। इस सेंटेंस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रोहन
यानी कि आइदर और का प्रयोग करें। रोहन में आइदर कम बाई बस, आइदर कम बाई बस और कम बाई कार, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। ये हो सकता है रोहन में आइदर कम बाई बस और बाई कार, यानी कि बिना किसी डिफरेंस के विकल्प में हम इन कंजक्शंस का यूज करते हैं। अब एक क्लोज और आपके पास, यू मे रीड यू मे गो आउट, क्या आप पढ़ सकते हैं या आप बाहर जा सकते हैं। आप इसमें और का भी यूज कर सकते हैं, यू मे रीड और यू मे गो आउट, या तो आप पढ़ो या बाहर जाओ। आप इसमें आइदर और का भी प्रयोग कर सकते हैं, आइदर यू मे रीड और यू मे गो आउट, या तो तुम पढ़ो या तुम बाहर जाओ। इसमें नाइदर नोर का अपन प्रयोग नहीं कर सकते, अदरवाइज का भी कर सकते हैं। यू मे रीड अदरवाइज यू मे गो आउट, की या तो तुम पढ़ो या तुम कहाँ जाओ, बाहर जाओ। तो चलो बच्चों में एक और का यूज करके दिखा देता हूं, यू मे रीड, की या तो आप पढ़ो और यू मे गो आउट, या तुम कहाँ चले जाओ, बाहर चले जाओ। अब ये जो सेंटेंस है ये अपना कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि अपनी पूरी व्याख्या को ये क्लियरफाई करता है। किस प्रकार करता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, एक फाइनाइट वर्ब हो गई, यहाँ पे ये दूसरी फाइनाइट वर्ब होगी गो आउट, और हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और से दोनों वाक्यों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इट मींस ये अपना कौन सा है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैक हाइस्ट, हाइस्ट होता है बच्चों जल्दी करना, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी करना, कि जल्दी करो, वी विल मिस द ट्रेन, वरना हम ट्रेन क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। इसके लिए एक स्पेशल है अदरवाइज, अदरवाइज का सेंस होता है अन्यथा। इससे अगर अपन जोड़ना चाहे ना तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैक हाइस्ट जल्दी करो, अदरवाइज अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन, की जल्दी करो वरना ट्रेन हमारी मिस हो जाएगी। या अपन और का भी यूज कर सकते हैं, मैक हैस्ट और वी विल मिस द ट्रेन, की जल्दी करो वरना हमारी ट्रेन निकल जाएगी। तो ये थे हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन, और अल्टरनेटिव कंजक्शन के द्वारा उन दो तथ्यों को जोड़ा जाता है जिनमें हमें क्या मिलता है, विकल्प मिलता है। और विकल्प के लिए इन सभी कंजक्शन का प्रयोग बिना किसी अंतर के किया जा सकता है। नाइदर नोर का मैंने नहीं कहा, फर्क इतना है कि नाइदर नोर नेगेटिव सेंस देता है, और नेगेटिव सेंस देने वाले वाक्यों में इसका क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। जैसे मैंने कहा यू कांट ड्रिंक टी, आप नहीं तो चाय पी सकते, यू कांट ड्रिंक कॉफी, और ना ही आप कॉफी पी सकते। नेगेटिव सेंटेंस के विकल्प दोनों ही मैंने मना कर दिए, तो हम लिख सकते हैं यू नाइदर ड्रिंक नो ड्रिंक कॉफी, या फिर यू ड्रिंक नाइदर कॉफी नोर टी। नेगेटिव सेंटेंस में इसका क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं अपना कौन सा है। नेक्स्ट कंजक्शन है अपना एडवर्सेटिव कंजक्शन, और एडवर्सेटिव कंजक्शन के द्वारा उन दो तथ्यों को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विरोधी हों, जो एक दूसरे के क्या हो, विरोधी हो। जैसे मैंने कहा कि राहुल कमजोर है, वह पास हो गया, कमजोर है फिर भी क्लास को क्या कर लिया, पास कर लिया, मतलब दोनों तथ्यों में क्या है, विरोधाभास है, कंसेंशन है, यानी विरोध दिखा रही है। एडवर्सेटिव का अर्थ ही होता है कि दो विरोधी कथनों को जोड़ने वाले कंजक्शन। मैं ऐसे कह सकता हूं कि वह गरीब है परंतु उसने एक गाड़ी खरीदी, यानी वाक्य तो कर रहे थे विरोधी एक दूसरे का। देखिए बट यानी परंतु, या फिर भी, यट यानी फिर भी, स्टिल यानी फिर भी, वेरेज यानी जबकि, तो सबके सब ये जो कन्वर्सेशन जो है ना, विरोध दर्शाने वाले सेंटेंस हैं। मैंने लिखा ही इज पुअर, गरीब है, ही बाई ए कार, उसने क्या खरीदी, कार खरीदी। और मैं आपको कहूं कि कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तो आपको पता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने चार भागों में बांट रखा है। पहला था अपना कम्युलेटिव कंजक्शन, कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग तब करते हैं जब दो स्वतंत्र कथन मिले। उसके बाद हमने पढ़ा अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग आप तब करेंगे जब हमको क्या मिले, दो विकल्प मिले। और अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग तब करें जब हमको लगे कि दोनों तथ्यों के मध्य क्या है, विरोधाभास है। जैसे देखिए इस वाक्य को कैसे जोड़ सकते हैं, ही इज पुअर, वो गरीब है,
yet he buy है कि वो गरीब है फिर भी उसने क्या खरीदी, कार खरीदी। अब भाई यट की जगह बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ फिर भी है। ये कह रहा है कि ही इज पुअर, वो गरीब है, बट ही बाई ए कार, परंतु उसने क्या खरीदी, कार खरीदी। तो बट और यट का बिना किसी अंतर के आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें और का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि और दो विकल्प को जोड़ता है। यहाँ विकल्प की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ये तथ्य इसका विरोध कर रहा है कि ये जो अमुक व्यक्ति है ये क्या है, गरीब है, फिर भी इस व्यक्ति ने क्या खरीदी, एक कार खरीदी। विरोधाभास हो गया। दूसरा सेंटेंस और क्लियर कर लेते हैं। ही इज पुअर, वो गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। यानी गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। विरोधाभास तो है ही भाई, यह है। तो अपने इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ही इज पुअर yet he is poor, he is honest करना था हमको यहाँ पे, he is honest, he is poor yet he is honest, कि वो गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। हम और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे देखिए he is dull, वो मंद बुद्धि है। he passed the class, फिर भी उसने क्या कर लिया, he was dull, कि वो क्या था, मंद बुद्धि था। he was dull, he passed the class, फिर भी वो क्लास को क्या कर गया, पास कर गया। यानी कि विरोध हो रहा है। he was dull whereas लगा सकते हो, he is dull, वो मंद बुद्धि है, whereas he passed the class, फिर भी उसने क्लास को क्या कर दिया, पास कर दिया। he was dull yet he passed the class, वो कमजोर था फिर भी उसने क्लास को पास कर दिया। he was dull till he passed the class, वो कमजोर था फिर भी क्लास को क्या कर गया, पास कर गया, यानी पास कर दिया। तो ये था आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन में परस्पर दो कंट्रोवर्सी, विरोध दर्शाने वाले तथ्यों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। नेक्स्ट अपना कंजक्शन बचा है इलेटिव कंजक्शन। और इलेटिव कंजक्शन का अर्थ होता है परिणाम सूचक जो संबंध बोधक होते हैं, संयोजन करने वाले शब्द होते हैं। इलेटिव का हिंदी अर्थ है परिणाम सूचक। पहले तो ये देखिए कि इलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। इसमें एक आता है सो, एक आता है फॉर, एक आता है देयरफॉर, एक आता है हेंस। सबका हिंदी अर्थ होता है इसलिए, सबका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसलिए। अब ये सोचना है कि कौन से दो तथ्यों को जोड़ने के लिए इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करें। तो मैं आपको बता दूं, जैसे वाक्य पढ़िए कंफर्म हो जाएगा। ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं है। ही लेफ्ट हिज स्टडी, इसलिए उसने अपना अध्ययन क्या कर लिया, अध्ययन करना छोड़ दिया। पहले दूसरे काम जो एक्शन, जो दूसरा भाग है उसमें जो एक्शन हो रहा है, उसने स्टडी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। वो किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, धन नहीं है। ये परिणाम बता रहा है कि ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ, उसने स्टडी करना छोड़ दिया। जब पहले कार्य का, पहले एक्शन का परिणाम दूसरा क्लोज या सेंटेंस बताए तो उसमें इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। इस वाक्य को देख लीजिए, ही इज इल, वो बीमार है। वह क्या है, बीमार है। देखिए बीमार होने का परिणाम क्या हुआ, ही कांट कम टू स्कूल, वो कहाँ नहीं आया, विद्यालय नहीं आया। तो जब पहला जो एक्शन होता है उस एक्शन का क्या परिणाम निकलता है वो दूसरे एक्शन में मिलता है, उसको अपन इलेटिव कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे पहले सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, he had no money, के पास धन नहीं था, तो इसलिए he left his study, उसने अपना अध्ययन करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। आप therefore भी ले सकते हैं, he had no money therefore he left his study। इसमें आप hence भी ले सकते हैं, he had no money hence he left his study, उसके पास धन नहीं था इसलिए उसने अपने ये करना छोड़ दिया। नेक्स्ट वाक्य लीजिए, he is ill, वो बीमार है। he can't come to school, वो विद्यालय नहीं आ सकता। तो बीमार है, उसका परिणाम क्या हुआ, विद्यालय नहीं आ सका। क्या कारण था विद्यालय नहीं आने का, बीमार था। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब पहले एक्शन का परिणाम दूसरे में दिया जाता है
या पहले दूसरे वाक्य में जो परिणाम है कि वो विद्यालय क्यों नहीं आ सका, उसका कारण पहले वाक्य में दिया है, तो हम इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग अपन आसानी से कर सकते हैं। इस सेंटेंस को जोड़े तो इस प्रकार होगा, ही इज इल, वो बीमार है, तो ही कांट कम टू स्कूल, इसलिए वो कहां नहीं आ सका, विद्यालय नहीं आ सका। एक बात का ख्याल रखना बच्चों, जब दोनों सेंटेंस को अपन कंजक्शन से जोड़ देते हैं, उसके बाद जो प्रोनाउन आता है उसको अपन को क्या करना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, ही इज इल पहला वाक्य हो गया, ये अपना कंजक्शन हो गया, ही कांट कम टू स्कूल, तो एक क्लोज तो अपना ये हो गया और एक क्लोज अपना ये हो गया, और बीच में हमने क्या दे दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दे दिया। तो ये स्ट्रक्चर हमने पहली बार भी पढ़ा था कि जब एक सेंटेंस इस प्रकार का हो जिसमें दो स्वतंत्र वाक्य मिले और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा हम जोड़े, तो वो जो पूरा का पूरा सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार इन कंजक्शंस का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने कंजक्शन के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखा। अब जो दो सिंपल सेंटेंस या अधिक सिंपल सेंटेंस है उनको कंपाउंड सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके भी यूज कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा भी हम चेंज कर सकते हैं। आज हमने प्रीपोजिशन पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंस या मोर देन टू सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो रूल है वो कल के वीडियो में आपको मिलेगा।